वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे बात करूंगी क्लास 6 की ज्योग्राफी की, जिसमें लेसन नंबर 2 मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, जिसमें पार्ट 1 मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूं। और ग्लोब के बारे में मैंने उसके अंदर आपको बताया है, अक्षांश के बारे में बताया है, पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बताया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, तो ये सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो आज हम बात करेंगे देशांतर क्या है। इतना मैं आपको समझा चुकी थी, लेकिन फिर से इसको समझा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, देशांतर क्या है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। ये ज़रूरी नहीं है गाइस कि हम स्थान के अक्षांश के बारे में बता देंगे तो हमें सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी, कुछ और बातें भी होती हैं उस स्थान के साथ। तो ये बातें हम जो है देशांतर में देखते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर से इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, इन संदर्भ रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। यह मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि देखिए, अगर हमने किसी स्थान की स्थिति को बताना है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली कौन सी संदर्भ रेखा है, पूर्व या पश्चिम से है। ये दो जो है मेन पॉइंट मैं कहूँगी जो आपको याद रखने, अगर हमें किसी स्थान की स्थिति को बताना है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने से या पूर्व या पश्चिम की ओर से इन स्थानों की दूरी कितनी है। ये दो चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। और इन सभी जो रेखा खींचेंगे, जिस रेखा से हम बताएंगे कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जो जोड़ने वाली जो रेखा होगी, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, अब जो ये हमने रेखा खींची है, इनके बीच की दूरी को हम कैसे मापते हैं, तो हम इनको देशांतर के अंशों में मापते हैं। ठीक है, देशांतर के अंशों में मापते हैं, साथ साथ इसको याद भी करते जाइए। प्रत्येक अंश को हम मिनट में और मिनट को हम सेकंड में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये अर्धवृत्त होते हैं। उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या करती है, घट जाती है, और ध्रुवों पर ये शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर सभी की सभी समानांतर हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी की सभी समानांतर हैं। यहाँ पर जब ध्रुव सारे मिले तो यहाँ पर ये घट रही है, बढ़ नहीं रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ घट रही है, और यहाँ आने पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। पिछली वीडियो में बहुत जल्दी करवा दिया था आपको, और ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, ये जब होएगा कि ध्रुवों की तरफ जब बढ़ेगी, वो घट जाएगी, और ध्रुवों पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जहाँ सभी याम्योत्तर देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। आपने स्क्रीन पर अपनी देख लिया, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की जो लंबाई होती है वो समान होती है। ऐसा नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोई बड़ी है, कोई छोटी है, लगभग सभी समान ही होती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना जो था कठिन था। ठीक है, तभी सभी देशों ने निश्चय किया कि अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है। ठीक है, तो हम इनको संख्या दे सकते हैं, ये एक बड़ा होगा, फिर तीन बड़ा होगा। अगर यही बात होगी कि सभी जो समान होगी, सभी एक जैसी रेखा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कठिनाई तो होगी। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या किया गया, तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व व पश्चिम की ओर जो है गिनती शुरू की जाए। ठीक है, तब सबने ये सोचा कि हम पूर्व से पश्चिम की ओर हम इसको गिनेंगे। इस याम्योत्तर को हम प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान जो है 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री जो है पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है, जो प्रमुख याम्योत्तर है और जो 180 डिग्री के जो है पूर्व और पश्चिम के, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, पृथ्वी को
जो है दो भागों में बांट देती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से मार्क कर देती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कि पृथ्वी को दो समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर देती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे हम पूर्व के लिए पू तथा पश्चिम के लिए प लिखते हैं, ये आप सबको पता ही है। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम या में उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। हम ये अलग अलग कर रहे हैं कि 180 डिग्री जो है या में उत्तर, जो उत्तर हो गया, फिर ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। पूर्व और पश्चिम तो एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतरी या में उत्तर द्वारा बनी ग्रिड को देखो। आप अपनी जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ग्रिड है और ये प्रमुख या में उत्तर है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रही है, ठीक है। हमने अभी अभी पढ़ा है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब गोलार्ध पर अक्षांश, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी है तो ग्लोब पर आप उस स्थान को पता आसानी से लगा सकते हैं। किस तरह लगा सकते हैं मैं आपको ऊपर समझा सकी हूँ। अब उदाहरण दे दिया कि असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या है, स्थित है। अब उस बिंदु को, रेखा को देखें जहां से दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को काटती, ये बिंदु धुबरी को सही स्थिति होगा, ठीक है। हमें अक्षांश पता लग गया, हमें देशांतर पता लग गया, तो इस तरह हम क्या है, उस स्थान की हम स्थिति का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगा है, क्योंकि देखिए ये जो है आप तब समझ सकते हैं कि जब आप आमने सामने होंगे, ठीक है, क्लास में होंगे। तो अब हम देशांतर और समय के बारे में बात करेंगे। देशांतर और समय, समय कैसे मापा जाता है? समय को मापने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है, ठीक है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। अगर जैसे मान लीजिए कि सूर्योदय है तो हम मान लेते हैं कि सुबह हो गई है, सूर्यास्त हो गया तो हम मान लेते हैं कि शाम हो गई और रात होने वाली है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं, लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी होती है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद जो सबसे लंबी होती है। जो परछाई है, परछाई का यहाँ क्या कहना है कि परछाई जब शाम को होती है, जैसे दोपहर को होगी तो बहुत छोटी होती है, कि जब हमें पता होता है कि सूर्य अस्त होने वाला है, ठीक है। जैसे सूर्योदय की जो परछाई होगी वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और उसके साथ साथ सूर्यास्त के बाद जब सूर्य बिल्कुल ही अस्त हो जाएगा उसके बाद और लंबी हो जाएगी सूर्य की परछाई, तो तब रात हो जाएगी। कॉमन है इसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि ग्रीनविच रेखा, जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं, जिसको हम प्रमुख यमोत्तर कहते हैं, कि उसमें जब आकाश में सबसे अधिक, जो सबसे टॉप का बिंदु होगा उस पर क्या कहेंगे कि सूर्य जब होता है बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, टॉप पे होता है, तो यमोत्तर पे जितने भी स्थान होंगे, प्रमुख यमोत्तर पर जितने भी स्थान होंगे वहां पर क्या होगी, दोपहर होगी। आगे बात करते हैं। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। काफी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी कहाँ से कहाँ तक का चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में होगा, ठीक है। मान लीजिए कि समय है, यहाँ पे हम किसी चीज का स्थान जो हम बताना चाहते हैं ये पूर्व में है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो पश्चिम अगर आएगा ना, तो यहाँ पर जो समय है वो आगे होगा। अब देखते हैं ये कैसे होगा। ये एक विधि बताई गई है, इस विधि को हमने क्या करना है, थोड़ा सा याद। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ये हम सबको पता है कि पृथ्वी 24 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अपने अक्ष पर वो 360 डिग्री जो है घूम जाती है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और एवं 4 मिनट, 15 डिग्री को उन्होंने क्या कर दिया, 4 मिनट, और क्या हो गया, ये 1 डिग्री में घूमता है, ठीक है। 1 घंटे 24 हम घंटे की बात कर रहे हैं, इसमें से 1 घंटे की यहाँ बात कर रही है जिसकी जो वैल्यू है वो है 15 डिग्री, और 15 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, 4 मिनट, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, ठीक है, बढ़ेगा ना। हम कह रहे थे आगे होगा ना, तो 15 चौके 60 मिनट हो गए। अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा वो क्या है,
आगे है, पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बात हो रही है तो वो आगे है, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। ठीक है, पश्चिम का क्या होगा, पीछे होगा, और पूर्व से क्या होगा, वो आगे होगा। ठीक है, हम किसी स्थान का मान लो यहाँ पे पता लगा रहे हैं, और यहाँ पे पूर्व डिग्री है, यहाँ पर हम कहें कि पूर्व डिग्री जो है 1 घंटा आगे होगा, 1 घंटा वो आगे होगा, और पश्चिम से क्या होगा, 1 घंटा पीछे होगा। ये यहीं पर बस बताया जा रहा है। वहां पर क्या बजेंगे, वहां पर सुबह के क्या बजेंगे, 11 बजेंगे, और दोपहर के यहाँ क्या बजेंगे, 1। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 12 है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये स्थान है, यहाँ पर 12 बजे हैं, हम जब कहें कि पूर्व की बात हो रही है तो वो 1 घंटा ना आगे हो जाएगा, तो वहां पर क्या बजेगा, 1 बजेगा। अब पश्चिम की बात होगी तो वहां क्या बजेगा, 11। बस सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय हम 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर के उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। हम कहते हैं ना कि जब 12 बज गए हैं तो हम बोलते हैं ना गुड आफ्टरनून। 11:59 तक हम नहीं बोलेंगे, जैसे ही 12 बजेंगे तो हम बोल देते हैं गुड आफ्टरनून। तो हम ये चीज़ ध्यान रखते हैं ना, तो यही वो चीज़ है कि जब सूर्य आकाश में सबसे अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब क्या बज जाती है, 12। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का क्या होता है, स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी अमोत्तर पर सभी का जो स्थानीय मान है समान है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक बिल्कुल लास्ट है कि हम मानक समय क्यों मनाते हैं, हमें क्या जरूरत है मानक समय मनाने की। इसका एक कारण है कि अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना बहुत ही कठिन होगा। इतने देशांतर हैं, और उसमें से हम रेलगाड़ी का समय हम कैसे पता, किसी में क्या हो रहा है, किसी जगह पे क्या हो रहा है। तो भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ये याद रखिएगा, गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का क्या माना जाए, मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, और भारत में 82.1 डिग्री पूर्व में जो ये है मानक, आपको दिख रहा होगा जो मानक याम्योत्तर है, प्रमुख याम्योत्तर है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 82.1/2 डिग्री पूर्व को हम मानक याम्योत्तर क्या मानते हैं, ठीक है, मानक याम्योत्तर मानते हैं। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये जो आपको एक वैल्यू दी गई है ना, तो ये क्या है, हमारे जो भारतीय मानक समय के बारे में बताया गया है, ये भारतीय मानक समय है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहते हैं कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू हो रहा है। उस समय भारत के अनुसार तब मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भारत और इंग्लैंड के बीच में कितना समय हुआ, कितने समय का अंतर हुआ। आप देख सकते हैं 5.5 घंटे का यहाँ पर फर्क पड़ गया। इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना, ये इस चीज से आगे हो जाती। ऐसा क्यों हुआ, 5.5 घंटे का अंतर क्यों हुआ, आप भी देखते होंगे कि अगर आपने कभी भारत और इंग्लैंड का मैच देखा होगा तो ये चीज आप भी देखते होंगे। लेकिन आज आपको उसका कारण पता लग गया कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82°30 पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो शाम कर यहाँ पर आपको बजेंगे 7:30। ठीक है, कुछ देशों का जो देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम रूस की बात करें तो 11 मानक के समय को अपनाया गया है। रूस में ऐसा क्या है भाई, रूस जो है ना, रूस बहुत बड़ा देश है और छोटे छोटे भागों में विभाजित है। उसको हम एक मानक समय नहीं दे सकते जैसे अपना भारत है। तो रूस को हम 11 जोन उसके अपने बनाए गए हैं। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के जो है क्षेत्र को क्या करता है, घेरता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट ज्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट ज़रूर कीजिए, तभी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब मैं साथ में अब हिस्ट्री भी स्टार्ट कर रही हूँ 6 क्लास की। अब हमारे इसके 2 चैप्टर हो गए हैं। एक जो है कि हमने इनिशिएट कर दिया है इस नए चैनल पर, तो 2 चैप्टर हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट में बना दूंगी टाइम से, तो ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपने जो ना सीरियल वाइज चलिए। पहले आप पहला चैप्टर पढ़िए सौरमंडल में पृथ्वी, फिर अब ग्लोब पढ़े, फिर हम अगला पढ़ेंगे। तो इस तरह जो है ना सीरियल वाइज चलिए, तो इस तरह हम 10th तक का हम सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे। और 11th और 12th का भी मेरी जो रहेगी कोशिश रहेगी कि मैं आपको करवाऊँ। तो आपको कैसा लगा ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।